नमस्कार। अमलतास के सभी सहयोगियों को, सभी छोटे दोस्तों को मेरा नमस्कार। अतिथि सक्सेना, आपको भी हेलो, नमस्कार। सबसे पहले आप मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं, क्योंकि आज ये मुझे काफ़ी परेशानी हो गई है। तो अमलतास बताइए, आवाज़ आ रही है तो मैं बोलना शुरू करूं। जी, थैंक यू। तो मैं बोलना शुरू करती हूँ। अभी पिछले 5-10 मिनट में तो मैं लगातार यही सोच रही थी कि मेरी आवाज़ किसी तरह आप लोगों तक पहुँच जाए, क्योंकि आप लोग वहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नमस्कार आनंद जी। देखिए, पिछली बार मैंने मना किया था, मना करना पड़ा था, और इस बार मैंने कहा कि नहीं, मुझे अपनी बात रखनी है, मैं ज़रूर आप लोगों के पास आऊँगी। प्रेरित सिद्धार्थ, नमस्कार। आवाज़ स्पष्ट है, ये बहुत अच्छी बात है। सुविद्य धारवाडकर जी, नमस्कार। हम मुझे लगता है हम थोड़े से लेट हो गए हैं ये टेक्निकल कारणों से। तो अभी हम थोड़ा 3-4 मिनट और इंतज़ार करते हैं। हम भी आप लोगों को सुनाने के लिए उत्सुक हैं। सुविद्य, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देखकर क्योंकि व्यंग्य पर बात करनी है, और अभी तकनीकी कारणों ने काफ़ी बड़ा ये प्रारंभ कर दिया अभी, तो इसलिए थोड़ी सी मुझे भी ज़रूरत पड़ेगी सुस्ताने की। चंदबाला देख रही हैं, मैं दिख रही हूँ, मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है, मेरे लिए यही बहुत है। आनंद जी, आप चाहें तो मैं अपनी बात शुरू कर सकती हूँ, जो लोग भी हैं, और अगर आप चाहें तो हम थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेते हैं। महेंद्र प्रताप जी, आपका प्रणाम मिला, मेरा बहुत आशीर्वाद, नमस्कार। ठीक है, तो जो लोग भी हैं, मैं अपनी बात, क्योंकि बातें तो बहुत सारी करनी है, और मुझे था कि मेरे पास तो कहने को बहुत ज़्यादा है, लेकिन समय हमेशा सीमित रहता है। तो मैं सबसे पहले तो यही बता दूं कि पता नहीं आप लोग में से कितने, जो भी जानते हैं मुझे, वो कितने मुझे कथाकार के रूप में जानते हैं, कितने मुझे। चलिए, आपकी प्रतीक्षा समाप्त हुई। आनंद मिश्र जी, मैं शुरू कर रही हूँ कि आप लोग में से, मुझे नहीं मालूम कि अभी भी मुझे लेकर के लोग तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं, और कुछ लोग मुझे कथाकार मानते हैं, कुछ लोग मुझे व्यंग्यकार मानते हैं, और बहुत से लोग, बहुत इस तरह के प्रश्न मेरे पास बहुत रहते हैं कि हमेशा, लगभग हर हफ्ते पखवाड़े कुछ प्रश्न मुझसे ज़रूर पूछे जाते हैं कि मैडम, आप जब एक बार आप कथा साहित्य में, कथा लेखन में प्रतिष्ठित हो गई थी, प्रख्यात हो गई थी, तो उसके बाद आपको व्यंग्य लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये प्रश्न, मैं 3-4 प्रश्न एक साथ आपके सामने दोहरा देती हूँ, क्योंकि बहुत पूछे जाते हैं।
उसमें आप लोग उसमें से भी जिसको ये प्रश्न जिसके होंगे वो अपने उत्तर उन्हें मिल जाएंगे। और दूसरी चीज़ कि आप महिला होकर व्यंग्य कैसे लिखती हैं, क्यों लिखती हैं। बड़े अजीब अजीब मुद्राओं के साथ मुझसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि आप महिला होकर व्यंग्य लिखती हैं। अच्छा, आप महिला होकर व्यंग्य लिखती हैं। और उसके साथ ये भी पूछा जाता है कि ये भी बताइए कि महिलाएं व्यंग्य क्यों नहीं लिखती। और ये सच है कि जब मैंने व्यंग्य लिखना शुरू किया था उस समय मैं इसे ज़रा भी ये मुझे मेरी गर्वोक्ति मत समझिएगा, उस समय कोई दूसरी महिला व्यंग्य नहीं लिख रही थी। वो पिछली सदी का मध्याह्न था, मध्याह्न के थोड़े बाद, जो मुझे कहना चाहिए उत्तर शती के प्रारंभ के थोड़े बाद, जब एक साथ बहुत ढेर सी महिलाएं, दर्जनों के ऊपर लेखिकाएं हिंदी साहित्य में सदर दरवाजे से आईं। जितनी आज की वरिष्ठ लेखिकाएं हैं वो सब उस समय आई थी, लेकिन व्यंग्य कोई नहीं लिख रहा था। ये मैंने व्यंग्य लिखना कैसे शुरू किया या जानबूझकर नहीं शुरू किया, मैं आपको बता रही हूँ। तो लोग जो पूछते हैं, पहले सवाल का जवाब तो यही है कि आपने व्यंग्य, मतलब मैंने एक बार कथा लेखन में प्रतिष्ठित होने के बाद व्यंग्य लिखना शुरू नहीं किया। हम जानबूझकर कोई विधा या कोई वो शुरू नहीं करते हैं। नीतू दीक्षित जी नमस्कार। राजकुमार जी वॉच कर रहे हैं, मेरे पति भी देख रहे हैं, उन्हें भी मैं बता दूं क्योंकि मैंने पति और पुरुषों पर बहुत व्यंग्य लिखे हैं। तो मैं बता रही थी आपको कि मैंने ये कथा लेखन में प्रतिष्ठित और प्रख्यात होने के बाद व्यंग्य लिखना नहीं शुरू किया, बल्कि कथा लेखन और व्यंग्य दोनों साथ साथ चले। और इस तरह साथ साथ चले कि आपको ये बता दूं, बहुत से लोग आप लोग में से जानते होंगे कि मेरी पहली कहानी 1972 में ये सारिका में, जो उस समय कहानियों की शीर्ष पत्रिका थी, सारिका में छपी। पहली कहानी कहने को, पहली रचना। लेकिन उस पहली रचना के छपने का पूरा श्रेय ये मेरे एक व्यंग्य रचना को जाता है, जिसे मैं बल्कि व्यंग्य की पैरोडी कहूँगी। तो अभी तो महिलाओं की, आप अमलताज मुझसे कह रहे हैं, अलका पाठक जी, हाँ ये बिल्कुल ठीक, अलका अग्रवाल जी ने प्रश्न किया है कि अलका पाठक जी कब से लिखती थी। तो मेरे थोड़े ही बाद या लगभग साथ साथ अलका पाठक, एक मैं और एक अलका पाठक, और मुझसे पिछली पीढ़ी की शांति मेहरोत्रा जी थी। तो बल्कि एक बड़ा दिलचस्प हम वाक्य आप लोगों को पढ़ के सुनाएंगे, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। ये आज के वरिष्ठ व्यंग्यकार प्रेम जन्मेजय जी ने मेरे लिए कहा है, और ये मैं आप लोगों को जरूर सुनाना चाहूंगी क्योंकि शांति मेहरोत्रा का नाम आया। यदि शांति मेहरोत्रा, सूर्यबाला, अलका पाठक जैसी लेखिकाएं व्यंग्य नहीं लिखती तो व्यंग्य लेखन को पुरुषोचित लेखन मानने से आलोचकों को कोई रोक नहीं सकता था, और हिंदी व्यंग्य नारी विमर्श विहीन होने का अभिशाप झेलता। ये बड़ी दिलचस्प उनका वक्तव्य है। तो शांति मेहरोत्रा जी ने मुझसे एक पीढ़ी पहले की थी, एक जनरेशन पहले की, और अलका पाठक एक बहुत ही स्तरीय, बहुत अच्छी व्यंग्य लेखिका अलका पाठक थी जो उस समय। और मैंने चूंकि शुरुआत धर्मयुग से की, आपको पता है कि धर्मयुग में बैठे ठाले स्तंभ आया करता था, और मैं उसमें शरद जी को, हरिशंकर परसाई जी को, रविन्द्रनाथ त्यागी जी को पढ़ा करती थी। और मैं नहीं जानती थी कि मैं जो कुछ लिखा करती हूँ, कभी कभी जो मैं खचाती हूँ, स्क्रिबल करती हूँ, वो है क्या विधा, मैं नहीं जानती थी। कहानियाँ लिख लेती थी, लेख लिख लेती थी। वो तो जब मैंने धर्मयुग में शरद जी को देखा, शरद जी को की प्रारंभिक रचनाएं पढ़ी, बहुत अच्छी, तब मुझे लगा कि अरे यही तो मैं भी लिखती हूँ, कुछ ऐसा ही तो मैं भी लिखती थी। मतलब मैं लिख रही थी हास्य व्यंग्य, और मुझे पता नहीं था कि मैं ये लिखती हूँ।
तो मैं वहाँ फिर से वापस जाती हूँ। आपको ये महिला लेखिकाओं के लिखने की बात आई, लेखिकाओं की, व्यंग्यकारों, महिला व्यंग्यकार की, कि जब मेरी पहली व्यंग्य रचना कैसे छपी ये मैं आपको बताऊंगी। आप कल्पना करिए कि एक अलेखिका, 3 बच्चों की माँ, पत्नी, एक खुशगवार जीवन जी रही है और अचानक उसको सारिका में एक बड़ी अच्छी प्रेम कहानी पढ़ने को मिलती है और प्रेम कहानी उसको बहुत उद्वेलित करती है। सारिका शीर्ष पत्रिका थी, मैंने आपको बताया। मैं उसकी एक प्रतिक्रिया लिख देती हूँ, कहते एक तात्कालिक प्रतिक्रिया होती है, तो तात्कालिक प्रतिक्रिया लिखती हूँ और वो अच्छी लिख जाती है और वो व्यंग्य में लिख जाती है। और मैं सोचती हूँ इसका क्या करूँ, क्योंकि मैं कहीं छपती तो थी नहीं, मैं कुछ भी नहीं थी। तो मैंने उसको लिफाफे में बंद किया और सारिका के संपादक उस समय कमलेश्वर जी थे, कमलेश्वर जी के पास मैंने उसे पोस्ट कर दिया। ये बात पहले भी मैं बता चुकी हूँ, इसे संक्षेप करूँगी। और 1 महीने बाद कमलेश्वर जी का पत्र आता है कि आपकी पाठकीय प्रतिक्रिया, आपकी रचना, इसमें जो निहित व्यंग्य है उसको देखने के बाद पढ़ा मैंने और पढ़ने के बाद लगा यदि आप नियमित रूप से लिखें तो हिंदी को आपसे कुछ बहुत अच्छी रचनाएं मिल सकती हैं। ये सारे नए लेखकों के लिए बहुत बड़ी एक प्रेरणा की बात है कि जो हमसे वरिष्ठ होते हैं उनके 1-2 शब्द, 1-2 उनके वाक्य हमारे लिए कितने बड़ी टॉर्च का काम करते हैं, कितने बड़े एक पथ प्रदर्शन का काम करते हैं, अलादीन के चिराग का काम करते हैं। और कमलेश्वर जी का ये लिखना, मैंने ढूंढ ढांड के निकाली कहानी, और वो जो पहली कहानी छपी सारिका में मैंने पढ़ने के लिए भेजी थी। कमलेश्वर जी इतने सतर्क थे कि उन्होंने ये नहीं लिखा कि आप सारिका में छपने के लिए भेजिए कहानी, उन्होंने लिखा कि आप कुछ कहानियां मुझे पढ़ने के लिए भिजवाइए। खैर, कहानी छप गई और आपको बताएं कि एक बड़े लेखक का दिया हुआ आत्मविश्वास मेरे पास था, इसलिए उसके 1-2 महीने बाद ही धर्मयुग में एक विज्ञप्ति छपती है कि धर्मयुग इस बार युवा व्यंग्यकारों की रचनाएं आमंत्रित कर रहा है और इस बार का होली विशेषांक मार्च का युवा व्यंग्यकार विशेषांक होगा। देखिए, एक भी व्यंग्य कहीं नहीं छपा था, लेकिन चूंकि कमलेश्वर जी का आत्मविश्वास मेरे पास था, इसलिए मैंने सोचा। और बड़ा ही दिलचस्प ये विषय है कि उन्हीं दिनों हमारी कंपनी के कैंटीन में एक व्यक्ति आया था, उसने ईंट खाई थी, सचमुच हमारे सामने ईंट खाने का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, तो बात आई गई हुई थी। लेकिन जब धर्मयुग से आमंत्रण मिला तो मैंने उसी बात पर एक व्यंग्य लिख डाला और लिख के भेज दिया धर्मयुग में। और अभी तक मुझे धर्मयुग से आए नीले अक्षरों में छपे उस स्वीकृति पत्र की याद है, जिसमें लिखा था कि आपकी रचना खाना ईंट का, आना समाजवाद का धर्मयुग में युवा व्यंग्यकार अंक के लिए स्वीकृत है। तो वो दिन है और आज का दिन है। आज सूर्यबाला अमलताज के सामने बैठकर अपनी कहानी सुना रही है। और उसके बाद तो हर 2-3 महीने पर धर्मयुग से आ जाता था कि बहुत दिनों से आपने कोई व्यंग्य रचना नहीं भेजी और आप शीघ्र से शीघ्र एक व्यंग्य रचना भेजिए। तो धर्मयुग में कहानियाँ भी आ रही थी, उसी के समानांतर व्यंग्य भी आ रहे थे। और भी एक आपको दिलचस्प बात बताऊं कि उन दिनों यहाँ मुंबई में अभी भी जो आज हैं बड़े अच्छे कवि सूर्यभानुगुप्त जी, नाम था उनका सूर्यभानुगुप्त। शरद जोशी जी ने मेरे व्यंग्य पढ़े तो ये सूर्यभानु जी ने मुझे बताया है, तो उन्होंने सूर्यभानु जी से कहा कि अच्छा, अब लड़की के नाम से व्यंग्य लिख रहे हो धर्मयुग में। उन्हें नहीं पता था कि सचमुच कोई नई लेखिका है जो व्यंग्य लिख रही है। तो ये तो हुई मेरी ये बात कि मैंने प्रतिष्ठित होने के बाद नहीं बल्कि साथ साथ व्यंग्य लिखना शुरू किया। और आपको ये बता दूं कि ये भी लोग पूछते हैं एक और भी चीज़ मुझसे कि आप ये कैसे तय करती हैं कि इस विषय पर व्यंग्य लिखना है या इस विषय पर कहानी लिखनी है या उपन्यास लिखना है।
तो आपको एक बात बता दूं कि हम या मैं कभी तय करके तो लिखती नहीं हूँ। सब कुछ मेरी कलम के हवाले रहता है, और जैसे विषय और कलम स्वयं तय कर लेते हैं कि ये चलती एक अंदाजे बयां के साथ है, एक शिल्प शैली के साथ व्यंग्य चलता है। और जब कोई एक जो कहते हैं आक्रोश वाली तीखी बेधक प्रतिक्रिया होती है तो आपसे आप व्यंग्य लिख जाता है। और जब बहुत ठहरी हुई बहुत दिनों तक कोई बहुत अवसादी प्रतिक्रिया होती है तब मेरी कलम अपने आप कहानी का वर्णन करती है। लेकिन ये जो बात कही जाती है कि आप कैसे तय करती हैं, ये लेखक के हाथ में नहीं होता है। और दूसरी बात, व्यंग्यकार बनना या कथाकार बनना भी लेखक के हाथ में नहीं होता है। और मैं आज के अभी जो नए लेखक हैं उनसे यही कहूँगी कि पहले वो अपने को थोड़ा सा अंदाजें ये देखें कि वो क्या वो व्यंग्य लिखना उनकी प्रकृति में है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ, आपसे बताऊँ, कि व्यंग्यकार तो पैदाइशी ही होता है। तो एक बड़ी और दिलचस्प बात मैं कहती हूँ कि हिंदी में व्यंग्यकार होने के लिए तो पहली शर्त ये है कि आप मध्य प्रदेश में पैदा हुए हों। क्योंकि देख लीजिए आज के समय में भी जितने 70% व्यंग्यकार जो हैं वो वहीं पैदा हुए हैं, मध्य प्रदेश में ही। हाँ, मैं ज़रा देखती चलूँ अमलताज, आने वाले समय में क्या आपके पाठकों को व्यंग्य रचना पढ़ने को मिलेगी, क्या नया लिख रही हैं। ये बड़ा अच्छा है। मैं आपको बताऊं, अभी इधर मैं बिल्कुल व्यंग्य नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं बिल्कुल अपने ऊपर या कलम के ऊपर जोर नहीं देती हूँ। थोड़े दिन पहले ही मेरी एक लंबी व्यंग्य कहानी आई थी, और कभी समय मिलेगा तो मैं अमलताज को सुनाऊंगी। वो कहानी थी गजानन बनाम गणनायक, और उस कहानी में मैंने वो पहली लंबी व्यंग्य कहानी लिखी है। और उस कहानी में मैंने यहाँ जो बम्बई में गणपति उत्सव मनाया जाता है, उसमें जो दुकानों पर गणपति लगे होते हैं, उन गणपतियों की जो मूर्तियाँ होती हैं, उन मूर्तियों में ही मैंने एक जो सामान्य छोटे गणपति थे जिनको किसी उसने खरीदा, सामान्य चौल वालों ने, उनका नाम गजानन कर दिया। अच्छा, अलका अग्रवाल, अलका भी मध्य प्रदेश में जन्मी है, बहुत अच्छा, तभी आप व्यंग्यकार हैं। और दूसरे गणपति जो कि जिन्हें बहुत बड़े टावर वालों ने खरीदा, उनको मैंने बनाया नहीं, आपसे आप वो उच्च वर्ग का, सवर्णों का प्रतिनिधित्व करने वाले हो। पूरी कहानी कैसे पैसा, प्रसिद्धि किसी के सिर में घुस जाती है और कैसे वो उसको फिर ऑपरेट करने लगती है, और कैसे सामान्य व्यक्ति बिहेव करने लगता है, कैसे ये उच्च विवेक करने लगता है, कैसा आचरण करने लगता है। दोनों के आचरण की ध्रुवांत भिन्न जो विशिष्टताएं हैं वो मैंने उस कहानी में दिखाई है। तो अभी मैं व्यंग्य नहीं लिख रही हूँ। सविता रानी, नमस्ते, बहुत अच्छा लग रहा है। और चूंकि मुझे अभी आपको अपनी एक व्यंग्य रचना सुनानी है, तो उसके लिए मैं ये भी सोच रही हूँ कि कुछ और लोग आ जाएं तब मैं आपको अपनी व्यंग्य रचना सुनाऊं, या कि मैं अपनी, क्योंकि व्यंग्य रचना थोड़ी लंबी है तो मुझे देखना पड़ेगा कि, क्योंकि बीच में वो टूटनी नहीं चाहिए। व्यंग्य रचना लंबी है, करीब 20 मिनट तक की है। एक थोड़ी सी बात मैं व्यंग्य की, तब तक अपनी व्यंग्य की अवधारणाओं के बारे में आपको बता दूं कि व्यंग्य को लेकर मेरी अवधारणाएं बहुत ही स्पष्ट हैं। मैं ये मानती हूँ कि व्यंग्य तो पहले जो कह दिया कि वो व्यंग्यकार पैदाइशी ही होता है। दूसरी चीज़ ये कि व्यंग्य को कभी ऐसा होता है कि नए युवा लेखक जो हैं वो यही सोचते हैं कि व्यंग्य की डिक्शनरी कुछ और होती है। तो व्यंग्य की डिक्शनरी कोई और नहीं होती है, वही हमारे रोज़ के सामान्य शब्द जो होते हैं
उन्हीं शब्दों को लेकर हम इस तरह उन्हें प्रयोग में लाते हैं, व्यंग्यकार इस तरह प्रयोग में लाता है। आप शरद जी को पढ़िए, श्रीलाल शुक्ल को पढ़िए, परसाई जी को पढ़िए, वही आपके रोज़मर्रा मामूली के शब्द होंगे, लेकिन उनका इस्तेमाल इस तरह व्यंग्यकार करता है, जो मैं कहती हूँ कि एक साधारण से ढेले से वो तोप का काम लेता है, हथगोले का काम लेता है। आपको समझ में आता है कि यार यही शब्द तो थे, किस तरह घुमाकर क्रिकेट की गुगली की तरह व्यंग्यकार ने खेला है। ये आप शरद जी की रचनाएं लीजिए या परसाई जी की, त्यागी जी की लीजिए। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी इसको लेकर व्यंग्य को, कि एक बात बहुत से लोग जो हमारे युवा व्यंग्यकार हैं या लेखक हैं, वो ये सोचते हैं कि मुझसे भी कहा जाता है कि आपके व्यंग्य में प्रहारात्मकता नहीं है, व्यंग्य में प्रहार होना चाहिए। और मेरा ये मानना है व्यंग्य को लेकर कि हाँ, व्यंग्य में करुणा के विषय भी बताते हैं अलका। मेरा ये कहना है कि व्यंग्य में प्रहारात्मकता क्यों होगी? व्यंग्य तो एक तिरछी चाल चलता है। व्यंग्य कभी सीधे प्रहार तो अभिधा में किया जाता है, व्यंजना प्रहार नहीं करती। व्यंग्य की सबसे बड़ी शक्ति मैं उसकी मासूमियत को मानती हूँ। आप शरद जी के व्यंग्य को देखिए कभी। पानी की समस्या भी उस दिन हमने पढ़ा था, संतन ये सीकरी में संत पढ़ी गई थी एक दिन। कहाँ उसमें प्रहार है, लेकिन इस तरह बात कही गई है कि पानी की पूरी समस्या उभर करके सामने आती है। और जो करुणा की बात आप कर रही हैं, तो व्यंग्य का जो मूल होता है वो तो करुणा, अवसाद और आक्रोश ही होता है, जो हमारे किसी भी लेखन के अनुकूल में होता है। लेकिन करुणा को हमें जो हमारा अंदाज़े बयां होता है, जो हमारी अभिव्यक्ति होती है, वो करुणा को इस तरह व्यक्त करती है कि सुनने वालों को की दाद जो है वो आह और वाह दोनों तरह से निकलती है। हम देखते हैं कि कैसे उसी करुण चीज़ को वो हंसते हंसते कह जा रहा है। यहाँ एक और भी बात सामने आती है कि कहते हैं कि व्यंग्य में हास्य हो या नहीं हो। बहुत से इस तरह के आते हैं मेरे पास कि व्यंग्य में हास्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बहुत पूछते हैं। और मैं ये कहती हूँ कि हास्य व्यंग्य का अपरिहार्य अंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम व्यंग्य में हास्य का इतना प्रतिशत हास्य हो या इतना प्रतिशत व्यंग्य हो, मैं उसमें हम डालते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैं मानती हूँ कि हास्य यदि व्यंग्य की सारथी का काम करता है, या हास्य यदि व्यंग्य की नक्काशी करता है, और हास्य शिष्ट हास्य, शालीन हास्य, क्योंकि अशिष्ट हास्य, भोला हास्य और स्थूल हास्य तो हास्य में भी नहीं चलता है। इसलिए कितने भी आप देख लीजिए अपने वरिष्ठों के व्यंग्य या आज के जो हमारे हैं व्यंग्यकार, आप देखिए कि उसमें ये आप तोला माशा रत्ती की तरह प्रतिशत नहीं कर सकते हैं कि इतने प्रतिशत हास्य हो या इतने प्रतिशत व्यंग्य हो। वो तो जो कहते हैं अनायास आता है, हम कोशिश करके उसमें हास्य डालते नहीं हैं। और निश्चित रूप से हास्य की एक बहुत थोड़ी, दाल में नमक की बराबर की इतना है, वो दाल के स्वाद को बढ़ाता है। और यही चीज़ मैं हमेशा कहूँगी कि व्यंग्य को मैं गद्य का निकष मानती हूँ। रमा सिंह कह रही हैं, रमा कह रही हैं, मेरी बचपन की सहेली, कि मुझे सुनना बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं बताऊं, इसीलिए कि ये मैंने जो बता रही थी कि एक तो प्रहारात्मकता और मासूमियत को लेकर मुझे ज़रूर बताना था कि व्यंग्य जो कहा जा सकता है प्रहारात्मकता व्यंग्य को क्रूड और लाउड कर देती है। व्यंग्य क्रूर और लाउड नहीं अच्छा लगता। मैं ये मानती हूँ कि कभी कभी हमारे जो वरिष्ठों के व्यंग्य भी हैं, वो भी जहाँ पर लाउड हुए हैं और सीधे प्रहार करते हैं,
पत्थरबाजी नहीं है व्यंग्य। व्यंग्य तो चुभोती है, इंजेक्शन लगाती है, सुई चुभोती है, उस तरह के। और दूसरी बात कि व्यंग्य आप कभी कभी लोग सोचते हैं कि व्यंग्य किस पर लिखा जाए, और सोचते हैं कि हमारी चारों तरफ जो विसंगतियां हैं उन्हीं पर व्यंग्य लिखा जा सकता है। ऐसी भी कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे बाहर भी और हमारे अंदर भी व्यंग्य लिखने के बहुत से कारण मौजूद हैं, बहुत से कारण उपस्थित हैं, क्योंकि व्यंग्य के सबसे बड़े विषय तो हम स्वयं हैं। एक बार अपने आप को देखिए और कि देखिए हमारे अंदर कितने व्यक्ति रहते हैं। निदा साहब ने कहा है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखिए। तो आप देख लीजिए अपने अंदर कि आप ही, हम स्वयं अपने आप कभी कितने कुटिल होते हैं, कभी लगभग खलनायक होते हैं, और कभी हम कितने उदार होते हैं, कितने उदात्त होते हैं। हम कितने स्तर पर जीते हैं, दोहरे तिहरे चौथे स्तर पर हम जीते हैं, जहाँ पर कि हम सोच अंदर से कुछ और रहे होते हैं और कह कुछ और रहे होते हैं। इन सारी बातों पर मैंने व्यंग्य लिखा है। आपको ये भी बता दूं कि अक्सर लोग पूछते हैं कि आपके व्यंग्य के प्रिय विषय क्या हैं, तो मैं बताऊं आपको कि मेरी जो दुखती रगें हैं वही पूनम आ गई हैं। पूनम बहुत अच्छा लग रहा है, आप देख रही हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखना। तो ये कुछ मेरी दुखती रगें हैं, और उन पर मैं एक नहीं 3-3, 4-4 व्यंग्य लिखे हैं मैंने। सबसे ज़्यादा मैंने हिंदी पर लिखा है, भाषा पर, हिंदी पर, हिंदी की भाषा पर भी, और जो राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, लिंक भाषा के रूप में, और माध्यम को लेकर के, भाषा के माध्यम को लेकर, अंग्रेजी माध्यम को लेकर के जो कुछ चल रहा है। कोई बात नहीं पूनम, आप लेट हो गई, हमारा आज कार्यक्रम भी लेट शुरू हुआ। उसको लेकर के मैं, इतना दुख मेरे अंदर होता है कि मेरी बहुत सी कहानियों में और मेरे बहुत से व्यंग्य में, आप मैं पढ़ूंगी अभी तो आपको वो आएगा। मेरा एक बहुत लोगों की प्रिय व्यंग्य रचना है, अगली सदी का शोध पत्र। आप उषा जी आ गई, आप चाहें ये तो मैं अभी अगली सदी के शोध पत्र की, चूँकि ये अपना सितंबर का महीना भी आ गया है, मैं अगली सदी के शोध पत्र से आपको छोटे छोटे 2 पैराग्राफ पढ़ करके सुनाना चाहूँगी। मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको, कहीं है तो। सिर्फ ये 2 पैराग्राफ आपको पढ़ के मैं सुनाती हूँ, इससे आपको समझ में आएगा कि मेरी हिंदी के माध्यमों को लेकर के, भाषा को लेकर मैं क्या सोचती हूँ। फिर से सितंबर का महीना शुरू हो गया है, जिसे हम कहते हैं कि फिर से हमारी वो सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी जिस पर मैंने ये व्यंग्य लिखा है। नमस्कार उषा जी, मैं पढ़ती हूँ। पूरा नहीं पढ़ के आपको सुनाऊंगी, सिर्फ इसका कुछ 1-2 वाक्य पढ़ के सुनाती हूँ। ये मैंने लिखा है अगली सदी का शोध पत्र। मतलब जिस तरह जो विडंबना हिंदी के साथ घट रही है, जिस तरह ऊपर से बाहर हर जगह अंग्रेजी हमें दिखाई पड़ती है, और जिस तरह हम लगातार हिंदी पर बोल रहे हैं और हिंदी मंचों की भाषा होती चली जा रही है, मात्र हम सच्चाई को झुटला नहीं सकते। तो उसको हमने जो बात मासूमियत की कही थी और प्रहारात्मकता का हमने जो निषेध किया था, उसको लेकर के मैं एक आपको ये पढ़कर सुनाती हूँ कि अगली सदी में जो शोध पत्र लिखा जा रहा है वो कैसा लिखा जा रहा है। वो लिखा जाएगा, आज की बात और है। आज तो हिंदी इतिहास की, अतीत की भाषा हो चुकी है, लेकिन पिछली सदी में जब हिंदी वर्तमान की भाषा थी, तभी भी शिक्षाविदों ने, विभिन्न संस्थाओं के प्रबंधकों ने ऐसी नीति ईजाद कर ली थी
कि बिना हिंदी का एक शब्द भी खर्च किए हिंदी पढ़ा लिखा दी जाती थी। उन दिनों माताओं के लिए सबसे ज़्यादा गर्व की बात यही हुआ करती थी कि उनका बच्चा सिर्फ हिंदी में फेल हो गया। गोया हिंदी में फेल होना अन्य विषयों में पास होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अब ये देखिए, जो अवसाद की बात कही, करुणा की बात कही अलका ने अभी, उस पर मैं आ रही हूँ। हमारी नवीनतम शोधें बताती हैं, ये अगली सदी में कहा जाएगा, हमारी नवीनतम शोधें बताती हैं कि कुछ गलत दस्तावेजों और ग्रंथों के आधार पर हम हिंदी को 20वीं शताब्दी के हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा या मातृभाषा जैसा कुछ मान बैठती है। पर हकीकत तो ये है कि वो इनमें से कुछ भी नहीं थी। ये सारे तथ्य भ्रामक हैं। शोध बताती है कि दरअसल हिंदी कोई भाषा थी ही नहीं। वो खास खास अवसरों पर पहने जाने वाली पोशाक थी, लगाया जाने वाला मुखौटा थी। वो एक डफली थी जिस पर लोग अपने अपने राग गाया करते थे। वो चश्मा थी जिसे लगाकर अनुदानों, पुरस्कारों की छाया में सांस्कृतिक यात्राओं का सुख लूटा जा सकता था। वो एक सीढ़ी थी जिसके सहारे अकादमियों के मंच तक चढ़ा जा सकता था। और करेंसी नोट थी जिसे विशिष्ट आयोजनों पर सात्र, मार्क्स, चेखव और कामू के माध्यम से भुनाया जा सकता था। अब देखिए, मैं करुणा पर आ रही हूँ अलका। अपने देश की पिछली और अगली शताब्दियों के गरीब कवि लेखकों में इसे भुनाने की औकात नहीं थी। अपने देश की पिछली और अगली शताब्दियों के गरीब कवि लेखकों में इसे भुनाने की औकात नहीं थी। ग्लानि और लज्जावश कबीर, सूर, तुलसी, रत्नाकर, भारतेंदु और महादेवी वर्मा, प्रसाद निराला तक नेपथ्य में छुप जाया करते थे, राजमार्गों से हट जाया करते थे। दिक्कत एक और थी, हर एक के अपने चश्मे थे और एक का चश्मा जिस रंग को सही बताता था, दूसरा उसे पूरी तरह खारिज कर देता था। डफलियां भी सबकी अलग अलग, जिस पर अपने राग गाते तो भी ठीक था, लेकिन बाद के दिनों में सिर्फ डुगडुगी पीटने लग गए और इसी फेर फार में हिंदी की डुगडुगी पिट गई और वो पूरी तरह इतिहास की भाषा हो गई। अपने देश के लोगों द्वारा अपने देश की मिट्टी में विलीन कर दी गई। उषा जी को आवाज धीमी आ रही है, सॉरी उषा जी। आप लोग कह रहे हैं वो विश्व हिंदी सम्मेलन नहीं, मैं आवाज़ को बढ़ाने का मेरे पास, हाँ धन्यवाद रचना, आवाज़ को बढ़ाने का मेरे पास कोई उपाय है ही नहीं। उषा जी, क्या सबको आवाज़ धीमी आ रही है? तो मैं यही कह रही थी कि एक तो मेरी ये दुखती रगें हैं, ये विषय हमारे हिंदी है, स्त्री है। मैं आपको स्त्री विमर्श, चलिए आवाज़ स्पष्ट। आनंद मिश्री कह रहे हैं उषा जी आपकी उधर कुछ समस्या है, दूसरों को आवाज़ आ रही है, मुझे तो भी मैं अपनी समझ से तेज़ आवाज़ में पढ़ रही हूँ। आप लोग चाहें तो मैं यात्रा एक सम्मेलन की अपना ये लंबा व्यंग्य है मैं पढ़ूं, और या फिर मैं जो अपने व्यंग्य के विषयों की बात कर रही थी कि मैंने स्त्री पर बहुत लिखा है, मैंने पति पर बहुत लिखा है, क्योंकि पति के माध्यम से मैं समूची पुरुष जाति पर व्यंग्य कर सकती हूँ अपनी शैली में। हाँ, ईयरफोन से ज़्यादा अच्छी आ रही है, कुछ लोग कर रहे हैं। मैं अगली बार से वो ईयरफोन लगा करके पढ़ने की कोशिश करूँगी। इस बार आप लोगों को मुझे ऐसे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो मैं वही बात फिर से कहूँगी
कि व्यंग्य लेखन जो है वो विसंगतियों को अनावृत करने की सीधी प्रसारण सेवा होती है। कि एकमात्र व्यंग्य ऐसा है, व्यंग्य लेखन, व्यंग्य विधा, जिसे मैंने आज से 20-25 वर्ष पहले से मैं व्यंग्य को विधा मानती आई हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि पिछली सदी की ये बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, जो हमारे एक तो महिला लेखन आया हमारे प्रकाश में, और दूसरे व्यंग्य लेखन, क्योंकि व्यंग्य इसके पहले हास्य था। व्यंग्य था अवश्य, लेकिन वो हास्य के उसमें था। अलग से व्यंग्य की एक विधा के रूप में प्रतिष्ठापना हमारे 4 पुरोधा वरिष्ठ व्यंग्यकारों ने की। अब मैं अपना अमलतास मुझसे कह रहे हैं कि जी ज़रूर व्यंग्य पढ़िए। मैं यात्रा एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन किए हैं। लंबा व्यंग्य है, मुझे काफ़ी ज़ोर से पढ़ना पड़ेगा। और आप ये भी देखेंगे कि व्यंग्य लेखन की जो विशेषताएं हैं, व्यंग्य की जो विशेषताएं मैं चाहती हूँ कि मामूली से शब्दों में, और जितनी हमारे चारों तरफ चलती हुई विसंगतियां हैं, विरूपताएं हैं, हमारे बाहर की भी, समाज की भी, परिवार की भी, हमारी भी, हमारे अंदर की भी, वो सब आपको इस बड़े जो कहते हैं ना आसान से सुनने में बड़े आसान से लगते व्यंग्य में मिल जाएगी। मैं पढ़ती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन से बुलावा आया तो खुश होने के बदले में चौकन्नी हो गई। हिंदुस्तान वालों को तो हर वर्ष बदलने वाले मेरे पतों की जानकारी है ही नहीं, विदेश में रहने वालों को कैसे हो गई। यानी स्वदेश की हर चीज में विदेशी हाथ होने की सच्चाई प्रमाणित हो गई। देखिए, शुरुआत में ही वही व्यंग्य कि हर चीज के लिए सरकार कहा करती थी कि ये विदेशी हाथ है, इसमें कुछ विदेशी हाथ है। तो शरद जी कहा करते थे कि व्यंग्य सूर्यबाला गद्य को भी शुरुआत करने में 5-6 पंक्तियां लगती हैं। तो यानी स्वदेश की हर चीज में विदेशी हाथ होने की सच्चाई प्रमाणित हो गई। ये सब सरकार की ढुलमुल नीति और लापरवाही का नतीजा है। हम लेखकों के नाम पतों की कोई सुरक्षा ही नहीं, लेकिन अंदर अंदर गुमान से भरी और मरी जा रही थी। आहा, खाते नहीं खुल पाए विदेशों में तो क्या, नाम पते तो लीक हो गए। लेकिन निमंत्रण आया बड़े बेमौके था। कहा तो मैं अमेरिका जा रही थी। अमेरिका में बसे अपने बाल बच्चों के पास जाने के लिए सूटकेसों में पापड़, अचार, मट्ठियां सहेज कर रख रही थी। और कहा यह निमंत्रण पत्र कैरेबियन देशों में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कबीर तुलसी के योगदान पर व्याख्यान देने के लिए कह रहा है। जैसे मैं अमिताभ बच्चन या गोविंदा हूं, कोई सा भी डबल रोल पकड़ा दो, कर ले जाऊंगी। लेकिन लोगों ने सुना तो मेरी नासमझी पर तरस खा गए। कमाल करती हैं आप, बाल बच्चों की खातिर अमेरिका तक जा रही हैं बाल बच्चों से मिलने, हिंदी की खातिर एक देश और नहीं फलांग सकती। कुल 5-6 घंटे ही तो लगने हैं वहां से। वैसे भी हिंदी लेखक आजकल साहित्य में बाद में पैदा होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में पहले हो आते हैं। पिछले दिनों तो कई लेखकों के नामकरण संस्कार तक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ही संपन्न हो गए। देखिए, हर लाइन में वही व्यंग्य है। सारी स्थानीय राष्ट्रीय ख्यातियों के लेखकों को अंगूठा दिखाते हुए एकदम नया लेखक अंतर्राष्ट्रीय नक्षत्र मंडली में अपने नाम का शुमार करा लेता है। सबसे बड़ी बात, हिंदी के विकास और प्रगति के लिए विदेशों से उपयुक्त कोई दूसरी जगह हो ही नहीं सकती। ये विदेश हिंदी लेखकों के लिए काबा कैलाश है, मक्का मदीना है, चारों धाम है। पिछले 3 दशकों से आप हिंदी का नमक खा रही हैं। ये लोग मुझसे कह रहे हैं, पिछले 3 दशकों से आप हिंदी का नमक खा रही हैं, और आप जब नमक की कीमत चुकाने का अवसर आयोजन में यजमानी करने का मौका आया
तो आप बच्चों के पापड़ बड़ियों का वास्ता दे रही हैं। कहाँ गया आपका हिंदी प्रेम? इन शब्दों ने मेरा उद्बोधन किया, मेरे ज्ञान चक्षु खोले। पति परिवार, देखिए अब दूसरा व्यंग्य का दूसरा, पति परिवार मेरे निर्णय से अति प्रसन्न। अमेरिका पहुंचते ही पिता ने पुत्र को बुलाकर आदेश दिया, अपनी मां के लिए हिंदी सम्मेलन का टिकट ला दो। सम्मेलन वालों का दिया कुछ कम पड़ रहा हो तो भी हिचकना मत, अपने पास से लगा देना। सुना है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलनों के निमंत्रण इन दिनों ब्लैक में बिक रहे हैं। ऐसे सम्मेलनों की भनक लगते ही दुनिया के कोने कोने से हिंदी वालों में अपने आप को निमंत्रित करवाने की होड़ लग जाती है। हर कोई निमंत्रण पत्र प्राप्त करने के लिए हर संभव जुगत बिछाने लगता है। एक बार निमंत्रण हाथ लग जाए तो इतनी सरकारी गैर सरकारी अकादमियां संस्थान हैं कि खर्चा पानी जुटाने की कोई परेशानी ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की ऐसी सेवा का अवसर फिर न जाने कब आए। बड़े भाग्य सेवा का अवसर आया। इस अवसर में हवाई यात्राएं हैं, मुफ्त के सैर सपाटे हैं, दूतावासों में भोज है, सहयोगी संस्थाओं में यजमानी है, खाने पीने, उठने बैठने, घूमने फिरने आदि के तरह तरह के भत्ते हैं। इसलिए सोत्साह चला संसद का प्रतिनिधिमंडल, संस्थाओं के शिष्टमंडल, अकादमियों के अध्यक्ष, सचिव, सदस्य, संयोजक, चले कुर्ते धोती, सुनहली बटने, चले सफारी, चले उत्तरीय, चश्मे और फाइलें, और चली मैं भी। अमेरिका पहुंच गई मैं। प्रवासी बेटा प्रसन्न चित्त अपनी पत्नी से बोला, माँ आई है तो क्या, हफ्ते भर बाद ही अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में चली जाएंगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। बेटे ने उसी शाम मुझे टिकट लाकर पकड़ा दिए, जैसे पूरी एक मोटी चेक बुक। देखा तो चकरा गई। पूरी 6 टिकटें, 3 आने की 3 जाने की, एक तरफ की 3। सम्मेलन तो एक ही जगह है, मुझे अपनी पसंद के हवाई जहाज छांटने हैं क्या? बेटा, तूने कबीर, सूर और तुलसी के 3 अलग अलग सम्मेलन समझ लिए क्या? अरे मुझे तीनों पर एक ही सम्मेलन में बोलना है। बेटा झुंझलाया, टिकट भी एक ही सम्मेलन के हैं, लेकिन यहाँ से त्रिनिडाद जाने के लिए 3 फ्लाइट्स चेंज करनी होंगी आपको। इस शहर से फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया से मियामी और मियामी से पोर्ट ऑफ स्पेन यानी त्रिनिदाद। क्या कह रहा है? मेरे पैरों के नीचे से अमेरिका की धरती खिसकती जा रही थी। चेहरे पर कई हवाई जहाज दम के दम उड़ाने भरने लगे थे। संभल कर बोली, मुझसे तो कहा गया था कुल 5-6 घंटों की दूरी है। दूरी तो 5-6 घंटों की है, लेकिन 3 हवाई जहाज मिलकर 2-2 घंटे पर आपको पहुंचाएंगे। फिर भी ठीक तरह से जांच ले, तू सम्मेलन के टिकट लाया है या हवाई जहाजों के रिले रेस के? बेटा डपटा, मैंने तो जांच कर लिए हैं, आप जांच लीजिए, क्योंकि जाना आपको है। मुझे जाना है, इसीलिए तो कह रही हूँ। 3-3 हवाई जहाज में कैसे बदल पाऊंगी बेटा? तू किसी तरह एक हवाई जहाज का इंतजाम कर दे। तो आप सम्मेलन वालों को लिख दीजिए कि एक ऐसा हवाई जहाज भेज दें जो आपको मेरे घर के दरवाजे से उठाकर सीधे सम्मेलन कक्ष में उतार दे, वरना तो आपको 2 अमेरिका की और 1 अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरनी ही होगी। मेरे पैरों के नीचे वाली अमेरिकी धरती अब पूरी तरह खिसक चुकी थी। खैर, उसकी तो कोई बात नहीं, विदेशी धरती थी और मैं अधर में लटकी विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को कोसे जा रही थी।
देखिए यहाँ विकसित देश आ गए, उनका विकास किए। अमीर देशों के साथ यही तो खराबी होती है, ज्यादा पैसे तो ज्यादा हवाई जहाज, एक एक पैसेंजर के पीछे 3-3 हवाई जहाज, सनकपने की हद है। ऊपर से विदेशों के एयरपोर्ट, इनके नाम से मेरी घिग्घी बन जाती है। जिस भी एयरपोर्ट पर पहुंचती हूँ एक न एक हादसा होकर रहता है। 20 टर्मिनल्स, सैकड़ों एंट्रीज, हजारों एग्जिट्स, सभी लोग घुस रहे हैं, सभी लोग निकल रहे हैं, जैसे पूरी दुनिया में एयरपोर्टों की एंट्रीज और एग्जिट से घुसने और निकलने के सिवा लोगों को और कोई काम ही नहीं। ये तो मुझे बहुत बाद में पता चला कि दरअसल इतनी सारी एग्जिटों से निकल कर लोग अपनी जिंदगी की सही एग्जिट तलाशते रहते हैं। कुछ एक को मिल भी जाती है, आपको भी मिल जाएगी तीनों उड़ानों में। बेकार परेशान हो रही आप। बेटा तरस खाकर समझाने लगा, सारी सूचनाएं लिखी होती हैं मम्मी, और आप तो पढ़ी लिखी हैं, उम्र दराज हैं, टिकट लेकर सही फ्लाइट नंबर और टर्मिनल मिला लीजिएगा बस। आप सुनिए, पूरा परिवार एकजुट होकर मुझे घर से बाहर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भेजने के लिए कृत संकल्प था। अचानक ही उनका हिंदी प्रेम बांध तोड़कर बह चला था। वे हिंदी और अमेरिकी एयरपोर्टों की तारीफों के कुप्पुल बांधते नहीं अगा रहे थे। पूरे 5 दिन के इस सेतुबंद कार्यक्रम के उपरांत छठे दिन आने जाने के पूरे 6 टिकटों के साथ मैं एयरपोर्ट पहुंचा दी गई। बेटा जाते आते आश्वस्त कर गया कि आप सिर्फ टर्मिनल नंबर 10 ढूंढकर बैठ जाइएगा। जब नंबर पुकारा जाए तो सारे यात्रियों के साथ उठकर प्लेन में बैठ जाइए बस। मैंने सचमुच 10 नंबर का टर्मिनल ढूंढ लिया और एक आरामदेह कुर्सी पर बैठ गई। बैठने के साथ ही मेरा खोया आत्मविश्वास जाग गया। मैं अगल बगल बैठे लोगों से भाईचारा स्थापित करने की कोशिश करने लगी। उन्हें मैंने ये भी जतला दिया कि हमारे लिए अंग्रेजी बोलना कोई समस्या नहीं है, समस्या तो देश में हिंदी बोलने समझने की है। अच्छा, थैंक यू पूनम, बहुत अच्छा। अतः वे चाहे तो अंग्रेजी में भी मुझसे भरपूर भाईचारा स्थापित कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने जरा भी रुचि नहीं दिखाई। मुझे शक हुआ कि कहीं भाईचारा शब्द से उन्हें चारे की बू तो नहीं आ रही है। लेकिन जब मेरे अगल बगल वाले लोग दनादन उठने जाने लगे तो मैंने घबरा के पूछा। पता चला प्लेन नंबर 74562 अब 10 की जगह 11 नंबर टर्मिनल से जाएगा। अरे, ये तो मेरा वाला प्लेन है, आपको कैसे पता? कहती हुई मैं हड़बड़ा कर उठी। अभी अभी अनाउंसमेंट हुआ ना, जब आप भाईचारा स्थापित करने की कोशिश कर रही थी। और मुस्कुराते हुए मेरा सहयात्री चला। मैं भागती हुई प्लेन में बैठी, इस आस में कि किसी तरह विदेशी एयरपोर्ट पर खोया मेरा आत्मविश्वास वापस आ जाए। लेकिन मेरा हिंदी वालों के साथ यही परेशानी है, मेरा आत्मविश्वास वापस नहीं आया। मैंने बार बार इसमें लिखा है कि हिंदी वालों का आत्मविश्वास समाप्त हो रहा है। अपने देश की हिंदी की स्थिति देख करके वो कुंठित हो रहे। यहाँ तक कि हवाई जहाज फिलाडेल्फिया पहुंच गया और आभूषण विहीन नारी की भांति आत्मविश्वास विहीन हिंदी लेखिका मैं जहाज से उतरे अपने सहयात्रियों के साथ दौड़ चली। दौड़ते भागते सारे यात्री एक गोल घेरे के सामने खड़े होते गए। ये लगेज रिंग संसार चक्र के समान लगातार घूम रहा था। जब जिसके सामने से उसका सूटकेस या बैग गुजरता, झपट कर उतार लेता। मैं भी जल्दी से एकदम सामने पहुंच गई।
जैसे ही खाकी रंग का कोई सूटकेस गुजरता मैं अपना समझकर उतार लेती, लेकिन फिर उस पर किसी और का नाम पता लिखा देखकर झेप कर वापस रख देती। अक्सर उन सूटकेसों के मालिक स्वयं लपक कर मेरे पास आते और कभी धन्यवाद देकर और कभी सिर्फ घूर कर उठा ले जाते अपना। इस प्रकार मैंने बहुतेरे लगेज उठाए और वापस रखे। देखिए, जो लोग कहते हैं कि हास्य नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा हास्य और इसमें व्यंग्य भी है, आप इसको अलग नहीं कर सकते। अब तक मैं दूसरों के सूटकेस उठाते उठाते तंग आ गई, इसलिए काउंटर पर शिकायत दर्ज करानी पड़ी कि हिंदी वालों के साथ आखिर हर जगह सौतेला व्यवहार क्यों होता है। इतने लोगों के सूटकेस में से सिर्फ मेरा ही सूटकेस क्यों नदारद हुआ। अफसर खिलंदड़ा था, शरीफ भी। मुझे समझाते हुए मुस्कराया, मैडम, आपने तो अपना लगेज मियामी तक के लिए बुक कराया है, ये तो उनके सामान है जिन्हें यहीं आना था। ओह, मेरा गुमशुदा आत्मविश्वास एक के बाद एक खुराफातें करने और मुझे परेशान करने से बाज नहीं आ रहा था। देखिए, ये होता है, वही आदमी कभी कितना आत्मविश्वास हो जाता है और कभी वो बिल्कुल आत्मविश्वास विहीन हो जाता है। बैठते बैठते भी बिना बात की बेचैनी बरकरार रही कि कहीं मियामी में सचमुच मेरा सूटकेस गुम गया तो। सम्मेलन हिंदी और वहाँ के लोग सूर, तुलसी और कबीर से जुड़ी मेरी सारी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाएंगे और मैं अंतर्राष्ट्रीय मंच और माइक से। कुल मिलाकर ये हिंदी की तो हानि हुई, लेकिन हानि नहीं हो पाई। मियामी में मेरा सूटकेस एकदम सामने था। मैंने उसे हाथों में उठाने के बजाय गले से लगा लिया। मेरा सूटकेस मानो मुझसे कह रहा था, मैं खोया ही कहाँ था, खोया था सिर्फ तुम्हारा आत्मविश्वास। खैर, हिंदी की इज्जत रह गई, लेकिन मैं अभी सोचता भी ना पाई थी कि इमिग्रेशन क्लियरेंस का ध्यान आया। अब अमेरिका के बाहर जाना था मुझे। सिर घुमाया तो चारों ओर काउंटर और कतारों की जबरदस्त भीड़, जैसे पूरा ब्रह्मांड टूट पड़ा। मुझे लगा या तो सभी ग्रह नक्षत्रों के निवासी अमेरिका माइग्रेट कर रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में सहभागिता करने आ रहे हैं। मैं जिस भी क्यू में खड़ी होती, मेरे पहले वालों का केस बिगड़ जाता, पूछताछ बढ़ जाती। अमेरिका में ये सब बहुत होता है। मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता। सिर्फ आधे घंटे बाद मुझे इस यात्रा की अगली यानी अंतिम फ्लाइट लेनी थी। एक बार फिर से नई फ्लाइट, नई टर्मिनल के नंबर रखने थे और मुझसे छिटक कर मेरा आत्मविश्वास दूर जा रहा था। मैं उसे पुचकार रही थी, पर मैंने कहा ना, अब विदेशों में भी हिंदी वालों के साथ स्वदेश जैसा ही बर्ताव होने लगा है। किसी काउंटर पर कोई रियायत नहीं मिली। अंततः औपचारिकताएं पूरी हुई। मैंने जल्दी से पलटकर टिकट बुक खोली, फ्लाइट नंबर देखा और रटती रटाती दौड़ चली। सुरंगों, एस्केलेटरों, लाउंजों से होकर भागती दौड़ती भीड़ के साथ साथ टिकट देखती और भागती और रुकती। घोषणाओं का अनहद नाच जारी था। विदेशी एयरपोर्ट थे ना। सूचनाएं लाल हरी नियोन लाइटों की शक्ल में सरकती जा रही थी, कुछ बिजली की तरह चमकती, और जब तक मैं वो इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ती तब तक वो पूरी तरह विलीन हो जाती। अंत में सोचा, इतनी देर से भाग रही हूं, इतनी देर में तो आधी मुंबई छान मारती। क्यों ना किसी से पूछ लूं। एक्सक्यूज मी, यूएस एयरलाइन का टर्मिनल नंबर 7। सुनने वाला रुका, मुझे ऊपर से नीचे तक जांचा, तभी उसकी निगाह मेरे टिकट पर पड़ी। वो चौंका। लेकिन आपका ये टिकट तो यूएस एयरलाइन का नहीं बल्कि अमेरिकन एयरलाइन का है, और वो रास्ता दूसरी तरफ है, बिल्कुल उस पलटी तरफ। क्षमा करें, मुझे नहीं लगता आपको ये फ्लाइट मिल पाएगी। एनीवे, ट्राई योर लक। और वो चला गया। प्लेन सचमुच उड़ गया था। ये देखिए क्लाइमेक्स व्यंग्य का,
कहानी की तरह क्लाइमेक्स। प्लेन सचमुच उड़ चला था मेरी जगह मेरा होश हवास लेकर। अब ऐसी प्रतिकूल स्थिति में रोने धोने जैसी स्त्री सुलभ और स्त्रियोचित क्रियाओं को छोड़कर और लेखिका वाली कोई चीज़ ध्यान में नहीं आती है, कोई चीज़ अनुकूल नहीं पड़ती। स्त्री चेतना और लेखकीय अस्मिता सब अलग निरुपाय पड़ी थी। ऐसी विकट स्थिति में अचानक अंदर की पत्नी सक्रिय हो गई। बड़ा सूक्ष्म व्यंग है। पत्नी सक्रिय हो उठी और अमेरिका वाले घर में, बेटे के घर में फोन लगाया। लेकिन जैसे ही मैंने पति की आवाज सुनी, सुनते ही सारा गुरूर सुर बांध कर बह चला। मैं मियामी से बोल रही हूँ। हिच, मेरा प्लेन हिच मुझे लिए बिना ही उड़ गया। अब मैं क्या करूं? पति ने डपट कर कहा, पहले हिच हिच करना बंद करो। कर दिया। सुनो, अब मैं फौरन घर वापस आना चाहती हूँ। सॉरी, हाँ, मुझे कहीं जाना वाना नहीं है। देखिए, ये पत्नी बोल रही है पति से, मुझे कहीं आना जाना नहीं है। मैं शेष जीवन अपने ही देश में हिंदी के प्रचार प्रसार में लगाऊंगी। पति ने दोबारा डपटा, मतलब पति बाज नहीं आ रहा है। पति ने दोबारा डपटा, स्वदेश के लिए हिंदी सेवा व्रत लेने से पहले बाद में सोचना, पहले ये पता करो कि अगली फ्लाइट सम्मेलन तक पहुंचने की कब है। मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे घर वापस आना है। ओहो, लेकिन घर में हम सब ठीक ठाक हैं, कोई परेशानी नहीं, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों लौटना है? इसलिए क्योंकि मुझमें सम्मेलन तक पहुंचने की हिम्मत नहीं बची। तो एक काम करो, जैसे मुझे फोन किया वैसे ही सम्मेलन वालों को फोन कर दो कि आधी दूर मैं आई, आधी दूर आप लोग आ जाओ। शायद पति की आवाज में ही वो सामर्थ्य था। देखिए, ये एक पत्नी का गर्व। शायद पति की आवाज में ही वो सामर्थ्य थी कि मेरे पत्नीत्व की कुंडलिनी पूरी तरह जागृत हो गई। उसी पत्नी की कुंडलिनी की जागृत होने के बूते पर आपा खोल कर मैं चिल्लाई, मेरी जान पर बनी है, आधे रास्ते फंसी पड़ी हूँ और आपको मखौल सूझ रहा है। मैं बार बार विनती कर रही थी कि मुझे इन तिकड़मी हवाई जहाजों के चक्कर में मत डालो। देशी रेलगाड़ियों तक में यात्रा के नाम पर एक स्टेशन पर कोई मुझे बर्थ पर रखता है, दूसरे स्टेशन पर कोई मुझे उठा लेता है। ट्रेनें तक तो मैंने आज तक कभी बदली नहीं थी, हवाई जहाज कहाँ से बदलती? अपने शहर के गली मोहल्ले तो मुझे याद रहते नहीं है, इतने सारे द्वीपों महाद्वीपों का हिसाब में कहाँ से बिठाती? स्थिति गंभीर होती देख बेटे ने पिता के हाथ से फोन ले लिया। मधु मेहता जी, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। स्थिति अब देखिए, ये परिवार की वो देखिए आप कितनी आसानी से गंभीर बात हो रही है। स्थिति गंभीर होती देख फोन बेटे ने संभाला और बोला, मम्मी पहले आप शांत होइए और ये बताइए कि प्लेन आपसे छूटा कैसे? मैंने कहा छोड़ा, वो खुद ही मुझे लिए बिना उड़ गया। मैं तो जब से चली एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, एक काउंटर से दूसरे काउंटर भाग ही रही हूँ बेटा। ओह माँ, लेकिन इतना भागने से पहले आपको पूछ लेना था ना किसी से। अरे पूछा तो कई बार, लेकिन ये अमेरिकन कायदे की अंग्रेजी बोलते भी तो नहीं है। तो ये बात है, आप उनका बताया समझी ही नहीं। अरे तो वही कहाँ समझे, मेरा पूछा। वो तो एक ने जब अचानक मेरी टिकट देखी तब कहीं असलियत उसकी समझ में आई और तब तक आपका हवाई जहाज उड़ गया था। छोड़, अब तो तू बेटे मेरे फोन को तार समझ, तार मतलब टेलीग्राम को कहते हैं, मेरी फोन को तार समझ और जल्दी से जल्दी मुझे वापस बुलाने की तरकीब सोच। वापस तो माँ अब अभी आप आ ही नहीं सकती ना, क्योंकि वापसी का टिकट 7 दिनों बाद का है। जब तक आप आगे नहीं जाएंगी, आप पीछे भी नहीं लौट पाएंगी। तो अब मैं क्या करूं? हिम्मत से काम लीजिए और सम्मेलन तक हो आइए।
आपके इस तरह दहाड़े मारकर रोने से हिंदी का कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप वही कर रही हैं जो 70 सालों से हिंदी वाले कर रहे हैं। लीजिए, अभी अभी संयोजक जी से बातें हुई। उन्होंने आश्वस्त किया है कि एक बार आप वहाँ के एयरपोर्ट तक पहुँच जाएं, बात की सारी जिम्मेदारी उनकी होगी और वापसी में तो आपको बहुत से लोगों का साथ मिल जाएगा। इसलिए फ़िलहाल तो आप सिर्फ 15 मिनट बाद छूटने वाली नई दूसरी फ्लाइट पकड़िए, क्योंकि इस बार आप सही टर्मिनल पर बैठी हैं। मैंने आंखें मूंद कर प्लेन में इस तरह प्रवेश किया जैसे हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया था। आश्चर्य! मेरा आत्मविश्वास भी अगली सीट पर बैठा मुझे झांक रहा था। और पोर्ट ऑफ स्पेन अर्थात त्रिनिडैड की फूलों भरी धरती पर उतरते ही पांव पंखुड़ियों से हल्के हो आए। एयरपोर्ट पर अगवानी रामधुनी कर रहे हैं तो आवाज की व्यवस्था श्री राम संभाल रहे हैं। आओ भगत सिल्विया कुबलाल सिंह कर रही हैं तो संबोधित डॉक्टर प्रेम जन्मोजे। वहाँ के प्रधानमंत्री हिंदी और हिंदी गानों पर अभिभूत हो रहे हैं और हिंदी शब्द नीमक हराम की चुटकी ले रहे हैं तो शिक्षा मंत्री प्रेमचंद का बयान कर रहे हैं। सम्मेलन स्थल में चारों तरफ हिंदी की तख्तियां व पर्चियां हैं और मंच के पीछे रंग बिरंगी झालरों में झूलती अपनी वर्णमाला। इसके अलावा भी सहभोजों में पिचकारी गीत बज रहे हैं और कारों में हिंदी फिल्मों के कैसेट गाने तुम मिले हम मिले और जीने को क्या चाहिए। अपने गीत, अपने लोकगीत, अपने होली दिवाली, अपने चौताल चौमासी, स्मृतियों का वृंदावन, अमराई के से लदे फदे आम, अपनी सी धूप, फैला फैला आकाश, ये धरती, ये देश विदेश कैसे हो सकता है। आपको पता होगा कि भारतवर्षियों का देश है, अब इसलिए ये देश विदेश कैसे हो सकता है। विश्वास कर पाने का बस एक ही आधार है। जहां हिंदी को इतना आदर सम्मान मिल सकता है वो स्थान विदेश ही हो सकता है, अपना देश नहीं। ये अवसाद और करुणा है अलका। जहाँ हिंदी को इतना आदर सम्मान मिल सकता है वो स्थान विदेश ही हो सकता है, अपना देश नहीं। भारतवंशियों के बीच फूलों परागों सी जगरमगर हिंदी, प्यार और दुलार से जुड़ी मिली हिंदी, इतिहास के गौरव और वर्तमान की पहचान से भरी पूरी हिंदी। इतनी हिंदी और ऐसी हिंदी हमें अपने देश में क्यों नहीं मिलती, हमें अपने देश में क्यों नहीं मिलती, कब तक मिलेगी। आप लोगों को ये मैंने जो आप लोगों से अमलताज से मैंने जो वादा किया था कि मैं ये अपना लंबा व्यंग्य सुनाऊंगी, आप सबका ये था कि ये वाला व्यंग्य ही सुनना है सबको। धन्यवाद। मैं सुना ले गई, नहीं तो मुझे तो लग रहा था कि शायद इतना लंबा है, मैं सुना पाऊंगी या नहीं सुना पाऊंगी। एक चीज़ और आपसे कहनी है, एक मिनट। धन्यवाद सुवित, आप बहुत अच्छा
बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं व्यंग्य को पढ़ने की और कहानियों को भी पढ़ने की। धन्यवाद। तो मैंने बताया आपको, इसलिए सुनाई थी कि ये मुझे लगता है कि व्यंग्य भी कहानी भी पढ़ने वाले सुनने वालों की अंजलि कितनी गहरी है और वो क्या क्या ले लेते हैं। इसलिए मैंने कहा आपसे कि व्यंग्य बहुत नमस्कार संजोली पांडे जी, कि इसमें बहुत ही मामूली शब्दों में हम बातें अपनी गहरी और मासूमियत के साथ कह जाते हैं। समय कितना ज़्यादा हो गया है शायद। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है मैं समय ज़रा देखूं, अरे ये समय तो हो गया है, इसलिए मेरी चूँकि थोड़ा सा विलम्ब से शुरू किया था और व्यंग्य रचना मेरी पूरी हो गई। मैं बहुत ज़्यादा बोल भी नहीं पाऊँगी, लेकिन हाँ ये इतना आपको बता दूँ थोड़ा सा कि जो कहा था मैंने कि मेरी दुखती रग, तो व्यंग्य भी हम अपनी दुखती रगों पर भी लिखते हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरे प्रिय विषय हिंदी, जो आपने देखा मैंने अगली सदी का शोध पत्र आपको सुनाया, और ये अभी जो मैंने हिंदी सम्मेलन की सुनाई। और अपने ऊपर व्यंग्य करना चाहिए। सबसे बड़ा व्यंग्य जब हम हिंदी पर व्यंग्य करते हैं, हिंदी वालों पर व्यंग्य करते हैं, तो हम अपने ऊपर व्यंग्य करते हैं। हम भी तो हैं, हम भी बराबर के ही हैं। उसके जो हमारे ऊपर भी उसकी जिम्मेदारी है। क्यों हमने अपने घरों से पलंग, खिड़की, मेज, कुर्सी, कलम सब गायब कर दी है। अब पेन, विंडो, बेड और रूम और डोर ये सब आ गए हैं। तो हमने ही तो अपनी चीज़ें गायब की हैं। तो ये हमारी। और दूसरी चीज़ है स्त्री। हमसे कहा जाता है कि आपने तो सारा स्त्री विमर्श व्यंग्य में कर डाला है। तो सचमुच मैंने किया है, लेकिन उसको फिर कभी आप लोगों को बताऊंगी। राजनेताओं पर किया है। एक बार मुझसे धर्मयुग ने पूछा था कि आप व्यंग्य क्यों लिखती हैं। सोचिए, किसी के पास कहा है व्यंग्य क्यों लिखती हैं, वो तमाम जो मैंने कहा कहेगा कि व्यंग्य ना वो विसंगतियों को अनावरण करने का एकमात्र साधन है, या व्यंग्य हमारा आईना है, हमारे अंदर की बेचैनी है। और ये लेकिन मैंने, आपको मालूम है, शीर्ष पत्रिका धर्मयुग, मैंने धर्मयुग को क्या जवाब दिया था। मैंने धर्मयुग की उस परिचर्चा में लिखा था, मुझे एक पागल कुत्ते ने काट खाया है, इसलिए मैं व्यंग्य लिखती हूँ। सुनने वाले समझेंगे कि मैंने कितना हल्का फुल्का सा जवाब दिया है। ये बहुत गहरा है कि जो मैंने कहा कि मैं गद्य को साहित्य का निकष मानती हूँ और व्यंग्य को गद्य का निकष मानती हूँ। व्यंग्य लेखन को गद्य का निकष मानती हूँ। तो जब तक ये तलवार की धार पर धावना होता है, मेरे व्यंग्य संग्रह का शीर्षक है, यह व्यंग्य को पंथ कराल महा। यह व्यंग्य का पंथ हर कोई नहीं चल सकता है। कोशिश करके व्यंग्यकार आप नहीं बन सकते। तो उसमें मैंने यही लिखा कि किसी को ऐसे ही हो इतना आक्रोश, इतनी बेचैनी, कि मैंने लिखा कि सब्र का अंत ही व्यंग्य की शुरुआत है। तो जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आप व्यंग्य नहीं लिखेंगे। और इसके साथ ही स्त्री पर भी, स्त्री के तमाम रूपों पर मैंने व्यंग्य किए हैं। मैंने पत्नी पर भी व्यंग्य किए हैं, और पति द्वारा पत्नी पर व्यंग्य करवाया है, पत्नी द्वारा पति पर व्यंग्य करवाया है। और इस माध्यम से स्त्री द्वारा पुरुष पर और पुरुष द्वारा स्त्री पर, दोनों भूमिकाओं में मैं ही रही हूँ। राजनेताओं पर किया है, कुत्तों पर किया है, फिल्मों पर बहुत लिखा है, और सबसे ज्यादा व्यंग्य मैंने पुरस्कारों पर लिखा है। ये तो समय हो गया है, नहीं तो मैं आपको अपनी पत्नी और पुरस्कार व्यंग्य रचना का थोड़ा सा वो अवश्य सुनाती, लेकिन अभी जितनी बात हो गई उतना भी बहुत है, और हम समय से 12 मिनट और आगे चले गए हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को नमस्कार करूँ। और आज का कार्यक्रम, अमलतास को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आप लोगों का आभार, पूरी यूनिट का। और मुझे सिर्फ आश्वस्ति ये है
कि आपको दिया हुआ वचन मैं पूरा कर पाई। अलका कह रही हैं कि व्यंग्य लेखन आसान नहीं, क्योंकि अलका खुद व्यंग्यकार हैं, वो जानती हैं। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि कभी मैं एक अकेली इकलौती हुआ करती थी और वही अलका पाठक थी बस। और अभी हमारे पास स्त्री व्यंग्यकारों की एक पूरी फौज है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि स्त्री व्यंग्यकार हमारी जितनी नई महिला व्यंग्यकार हैं वो बहुत अच्छा लिख रही हैं। कई मेरे पास तो उनके व्यंग्य संग्रह आए, उनके शीर्षक इतने अच्छे थे कि उससे मुझे समझ में आ रहा था कि हाँ, इसके पास है, वो समझ भी है। विद्रूप देखिए, किस पर लिखे ये महत्वपूर्ण नहीं है, किसी पर भी आप लिखिए। देखिए, व्यंग्य यात्रा पर लिखा, कुत्ते पर लिख रहे हैं, स्त्री पर लिख रहे हैं, साहित्य पर लिख रहे हैं, किसी चीज़ पर आपके अंदर विद्रूप को समझने की कितनी समझ है और आप कितने अंदर बैठ रहे हैं। और लगातार अपने अंदर के आलोचक को आपको जागरूक रखना है, सक्रिय रखना है। अपने आलोचक, व्यंग्यकार को अपना आलोचक बनना है। क्योंकि आज मुझे इस बात का दुख है, अभी भी जो मैं कहती हूँ कि अपने ऊपर भी मुझे व्यंग करना है, कि हम अभी भी अपने वरिष्ठों ने जो एक मानक रेखा रखी थी उसके आगे नहीं बढ़ पाए हैं। 2-4 व्यंग्यकार हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन वो समृद्धि अभी व्यंग्य को आनी है। हमारे पास परिमाण में बहुत ज़्यादा व्यंग्य लिखे जा रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता में के लिए हमें अभी बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत